हाय, गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं। थोड़े से बेसिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। पहले यहां से शुरुआत करते हुए फिर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स, और इसके बाद कुछ प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उनको डिस्कस करने के बाद हम इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क पर पहुंचेंगे। ये थर्मोडायनेमिक्स का मेन पार्ट है, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला जो आज की क्लास का पार्ट है वो स्टेट ऑफ ए सिस्टम। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स को छोड़ो, आप अपनी बात करो। अगर आपसे कहा जाए कि फिलहाल कहाँ हो, किस स्टेट में हो, तो जो जिस लोकेशन पर है वो अपनी पोजीशन बताएगा कि मैं यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हूँ। कोई एक रेफरेंस मानकर हम बोलेंगे कि यहां से इतना डिस्टेंस इधर है। जैसे अर्थ पर लोकेशन डिसाइड की जाती है, हम उसमें लैटिट्यूड बता देते हैं कि इतने लैटिट्यूड पर हैं, जैसे हम अपनी लोकेशन भेज देते हैं। तो स्टेट हो गई एक पर्टिकुलर, किसी भी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ उसके पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर्स किसी एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन में जब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो पैरामीटर बिल्कुल फिक्स होंगे। एक एग्जांपल के लिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि वाटर रखा है किसी एक ग्लास में, कई सारी चीजें हैं। अब इसमें अगर स्टेट की बात की जाए यहाँ की, एक तो बाहर की, एक जो लेमैन देखेगा कि ग्लास रखा है, टेबल पे रखा है या स्टूल पे रखा है, या वो ग्लास सीधा रखा है, तिरछा रखा है। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक स्टेट हैं वो हम क्या सोचेंगे, इसका सबसे पहले वॉल्यूम सोचेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम, इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, इसके नंबर ऑफ मोल्स, ये बात हो जाएगी इसकी स्टेट की। ये कहलाएंगे पैरामीटर्स। और हम इनको पैरामीटर्स को बोलते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं। ये अब यहां पर रुका हुआ है, इसका वॉल्यूम फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स है, चेंज नहीं है, प्रेशर जो ऊपर से अप्लाई हो रहा है एटमॉस्फेरिक वो बिल्कुल फिक्स है, एनवायरमेंट है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर, कहां से आ रहा है प्रेशर वो समझा रहा हूं, वो इस पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, ना इसमें मटेरियल बाहर निकल रहा है ना इसमें से कुछ आ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो ये हम बोलेंगे कि एन नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। अब आप कोई एक पैरामीटर चेंज करना शुरू करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, अपनी तरफ से बाहर से एनर्जी इसको दे दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये एक्सपेंड करना शुरू कर जाएगा, मॉलिक्यूल बाहर निकलने शुरू कर जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, एनवायरमेंट में चले जाएंगे। प्रेशर जो ऊपर से अप्लाई हो रहा था, तो गैस के मॉलिक्यूल भी बाहर की तरफ भी प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगे, कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर हमने चेंज खुद किया है बाहर से, वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो ये एक पैरामीटर को मैंने हिलाया तो बाकी पैरामीटर खुद से हिलना शुरू हो गए। ये बात को समझना है। स्टेट ऑफ द सिस्टम तो हो गई हमारी कि जब हमने कोई चीज रख रखी है, इसको हम एक वर्ड दे देंगे अभी आगे चल करके कि वो इक्विलिब्रियम में, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो एक फिक्स स्टेट में है, उसके जितने भी पैरामीटर हैं वो रुके हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे हैं। वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन हमने एक आधे पैरामीटर को, एक को या दो को चेंज कर दिया, तो अब बाकी पैरामीटर अपनी जगह से हिल जाएंगे।
ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए नहीं है बात, ये बात है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के लिए। तो हम किसी भी सिस्टम के लिए एक स्टेट डिफाइन करते हैं और ये वेरिएबल होते हैं, मतलब हम उन्हें वेरी कर सकते हैं। ग्लास में जो वॉल्यूम है 200 ml भी हो सकता है, 250 ml भी हो सकता है, 300 ml भी हो सकता है, वेरिएबल है ये। तो स्टेट वेरिएबल वर्ड जो यहां ऊपर लिखा जा रहा है, टेम्परेचर जो भी है, ग्लास का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। इससे फ्रीजर में रख करके टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कम कर सकते हैं। इसमें से पानी निकाल लो, कम हो जाएंगे मोल्स, बाहर से और पानी डाल दो, बढ़ जाएंगे। वॉल्यूम, टेम्परेचर और भी पैरामीटर, तो और ये तो अभी कॉमन जो आप समझते हो। अब इसमें हम और चीजें ऐड कर देंगे वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल में इंटरनल एनर्जी था, एंट्रोपी हो गई, एंथैल्पी हो गई, वो गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये सारी चीजें और एडिशनल आ जाएंगी बस। लेकिन यहां तक तो कम से कम ये आपके अप्रोच में है, इतनी बात तो मैं आपको बता रहा था कि क्या है स्टेट वेरिएबल, ऐसे ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। मैंने ये एक सिस्टम में, किसी वेसल में एक मूवेबल पिस्टन लिया, ये अप डाउन मूव कर सकता है। अगर मैं इस पर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये कम हो जाना है। और अगर मैं प्रेशर कम कर देता हूं तो ये वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा। अब ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, क्योंकि पैरामीटर चेंज हो गया ना। ये वॉल्यूम V1 था, ये वॉल्यूम V2 है। यहां प्रेशर P1 था, यहां प्रेशर P2 है। यहां तक अभी हम सिर्फ गैसीय स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें नए पैरामीटर जुड़ जाएंगे, इंटरनल एनर्जी, हीट, गिब्स फ्री एनर्जी और दूसरी सारी चीजें। बस उसी में ऐड ऑन करना है और कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं। इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लो ये टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T2। स्टेट बी के लिए ये पैरामीटर्स हो गए T2, V2 एंड P2। स्टेट ए के लिए ये पैरामीटर्स हो गए, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो स्टेट प्रॉपर्टी क्या चीज है? स्टेट प्रॉपर्टी वो होती है जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। ये किस चीज पर डिपेंड नहीं करेंगी? ये उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगी, यहां से यहां तक आपने इसको कैसे पहुंचाया। पहले प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया, फिर थोड़ा सा कम करके आप यहां पर ले आए। पहले टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा कर दिया, फिर कम करके T2 पर लेकर के आए। कई सारे वे हो सकते हैं, पहले कम कर दिया फिर ज्यादा कर दिया, पहले बहुत ज्यादा कर दिया फिर कम कर दिया। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें उस पाथ से मतलब नहीं है। किसी इंसान को यहां से यहां तक पहुंचना है। ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है उसकी, ये इनिशियल स्टेट है, ये उसकी फाइनल स्टेट है। तो यहां पर उसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जो फिक्स होंगे, वो स्टेट प्रॉपर्टीज हैं और वो सिर्फ डिपेंड करती हैं इनिशियल एंड फाइनल सिस्टम पर, स्टेजेस पर। चाहे हम इसे यहां से यहां ऐसे पहुंचाएं, चाहे हम डायरेक्ट सीधा पहुंचा दें, चाहे हम ऐसे पहुंचा करके फिर ऐसे पहुंचा दें। लेकिन बी स्टेट में आने के बाद इसके ये पैरामीटर वही होंगे जो किसी भी पाथ से आकर के हो रहे हैं। चाहे सीधा आता है तो भी वही पैरामीटर होंगे, इधर से आएगा तो भी वही पैरामीटर होंगे, इधर से आएगा तो भी वही पैरामीटर्स होंगे। ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, मैंने पहले पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था। एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, सपोज करते हैं 20 फ्लोर्स हैं इसमें। ये कोई ग्राउंड पर यहां पर खड़ा है, 10th फ्लोर पर इसे जाना है, तो ये डायरेक्ट जा सकता है। तो जमीन से इसकी हाइट एक फिक्स हो गई। फिर ये क्या कर सकता है, पहले 15 पे चला जाए,
फिर उसके बाद नीचे 12 पर आ जाए, फिर यहाँ से 20 पे चला जाए, फिर वापस 10 पर आ जाए, तो 10 पर आने के बाद जमीन से हाइट तो उतनी होगी जितनी डायरेक्ट जाने के बाद हुई थी। तो ये घूम करके आया है, उससे हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेट प्रॉपर्टी हो गई बिल्कुल, यानी ये इसकी स्टेट, फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट में डिपेंड कर रही है। इस बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो द चेंज in the state property depends only upon initial and final state of the system। और ये इस बात से इंडिपेंडेंट होती है कि वो चेंज आप कैसे लेकर के आए हो, चाहे ये स्टेयर से चढ़ा है, चाहे ये एलिवेटर से ऊपर गया है, चाहे ये हेलीकॉप्टर ने ले जाकर के इसे 10th फ्लोर पर उतारा है, जमीन से हाइट उतनी होगी अगर ये यहां पर है, अगर ये स्टेट ये है तो। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टेट प्रॉपर्टी होती है वो जो पाथ हम फॉलो करते हैं किसी प्रोसेस को करने के लिए, वो उससे इंडिपेंडेंट होती है। आई होप के ये वाली मेरी बात आपको समझ आई होगी अच्छी तरह से। तो जो बात मैंने बताई है वही सारी की सारी है जो ये आपको नोट करनी चाहिए। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम जहां पर उसके पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं वो स्टेट है। स्टेट वेरिएबल जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, वो स्टेट वेरिएबल है। इनको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पाथ फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं। बहुत सारे फंक्शन पाथ फंक्शन भी होते हैं। अगर एनर्जी की बात की जाए एग्जांपल के लिए, जस्ट एनर्जी, ये अगर मान लो उसकी अपनी इंसान की कितनी एनर्जी लग रही है मैं ये पूछता हूं, तो वो डायरेक्ट जाएगा 10th फ्लोर पर तो कम एनर्जी लगेगी, पहले 20 पर जाएगा, फिर 12 पर, फिर 18 पे, फिर वापस 10 पे आया तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो पाथ पे भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल की जस्ट। तो एक बात ये मैंने आपको बता दी, इसमें कुछ डाउट अगर है, पूछना है, डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो बाद की बात है, पहले तो इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए कि क्या चीज है। एक सिंपल वे में, ये तो पूरा चैप्टर ही है इक्विलिब्रियम, लेकिन एक सिंपल वे में अगर हम बिना डिटेल में जाए इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, तो कोई ब्लॉक रखा है सपोज करते हैं टेबल पर या कहीं फ्लोर पर, ये बस रखा हुआ है, ना ये आगे मूव कर रहा है, ना ये अप जा रहा है, ना नीचे डाउन, ना उसमें कोई रोटेशन हो रहा है, ना कोई चेंज आ रहा है। सारी टाइप की फोर्सेस बैलेंस हैं अभी इसमें, ये इधर से अपवर्ड डाउनवर्ड जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, ये बोला जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम में बैलेंस्ड हो। जब सारा कुछ बैलेंस्ड, वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ बैलेंस यूज कर रहे हैं, जब कोई भी चीज बैलेंस्ड होती है, सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं और कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं हम, मेन बात क्या है, कोई भी चेंज हमें नजर ही नहीं आ रहा है, हो ही नहीं रहा है कोई चेंज, तब बोला जाएगा कि ये स्टेट इक्विलिब्रियम की स्टेट है। बिल्कुल ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई फोर्स या कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा है, आ रहा होगा चेंज, ऑब्जर्वेबल नहीं है, मतलब किसी बाहर की दुनिया के रेस्पेक्ट में उसमें कोई चेंज हमें दिख नहीं रहा है। चेंज हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत सारे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होते हैं ऐसे ही। और ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। कोई चीज है सपोज करते हैं रखी है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स है अभी किसी एक इंस्टेंट पर, मान लो 7:40 पर टेम्परेचर इसका बिल्कुल फिक्स था, तो 7:40 एक सेकंड पे भी वही टेम्परेचर रहा, इस एक सेकंड में ये इक्विलिब्रियम में रहा, ना तो इसे टेम्परेचर दिया गया ना इसने टेम्परेचर बाहर दिया सिस्टम को, सराउंडिंग को, तो बोला जाएगा कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहा, ना हीट, ना इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना इसे दिया जा रहा है टेम्परेचर, ना ये किसी दूसरे को बाहर हीट दे पा रहा है। तो टेम्परेचर की बात होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे टाइप के हम इक्विलिब्रियम डिसाइड कर सकते हैं। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वहां केमिकल चेंज से रिलेशन हमें करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको कहा जाए कि अमोनिया है, इसे हमने हीट किया, हीट करने पर नाइट्रोजन बना प्लस हाइड्रोजन बना, ये आपस में फिर कंबाइन हो गए, कंबाइन होने के बाद इन्होंने फिर अमोनिया बना दिया। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इस तरह से, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया ने 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बनाए। अब जब किसी एक वेसल में रिएक्शन कर रहे हैं हम, किसी बर्तन में जिसको क्लोज कर दिया मैंने, उसमें नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, हाइड्रोजन भी है, अमोनिया भी है। होते होते रिएक्शन एक ऐसी स्टेज में पहुंचा जहां 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के टूट करके ये बना रहे हैं, और उतने ही टाइम में मान लो ये सारा काम 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के टूटकर 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 5 सेकंड में बना रहे हैं। उन्हीं 5 सेकंड में 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ने कॉम्बिनेशन करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बना दिए। तो भाई नेट चेंज तो 0 रहा, चेंज हो रहा है इंटरनली, लेकिन नेट चेंज, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं हुआ ना। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक हमारे पास बर्तन है, उसमें हमने 5 सेकंड में 1 लीटर पानी निकाल लिया, उन्हीं 5 सेकंड में ऊपर से यहां 1 लीटर पानी डाल भी दिया, 1 लीटर पानी 5 सेकंड में डाल दिया, उसी 5 सेकंड में 1 लीटर पानी निकाल लिया, और यही वाला पानी ट्यूब से ले जाकर के इधर डाल दिया। तो इसमें तो लेवल सेम रहेगा ना। ये तो क्योंकि हम पानी की बात कर रहे हैं, बॉन्ड चेंज नहीं हो रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, होगा इक्विलिब्रियम लेकिन केमिकल नहीं होगा। यहां बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ये केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दोबारा से मैं बता रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी आइडिया आपको लग जाएगा क्योंकि हम रिएक्शंस भी यूज करेंगे इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। 5 सेकंड में मान लो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के टूटकर 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन बना रहा है, उन्हीं 5 सेकंड में 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एंड 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़कर 2 अमोनिया बना रहे हैं। तो यहां से 2 कम हुए थे, वही 2 वापस मिल गए, इसको बैलेंस्ड है। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ टाइम बढ़ता जा रहा है अपनी जगह पर, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं किया गया कॉन्सेंट्रेशन में। ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के अभी भी उतने ही है, 10 मिनट के बाद भी उतने ही होंगे अगर इक्विलिब्रियम में, 15 मिनट के बाद भी। अगर हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, नाइट्रोजन ज्यादा बनने लगे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। बाहर से या तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, पैरामीटर चेंज करोगे ताकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, ताकि ये कुछ कम हो। आप चाहते हो अमोनिया ज्यादा बने, तो कुछ और करना पड़ेगा, यानी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, या तो फॉरवर्ड बढ़ाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। आप चाहते हो ये लेवल कम होना शुरू हो जाए, ये वाला लेवल, तो ये वाली नॉब में 1 लीटर से 1.5 लीटर निकालना पड़ेगा पानी, और डालना पड़ेगा 1 लीटर, तो थोड़ी देर के बाद ये खाली हो जाएगा। 1.5 लीटर पानी निकल रहा है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 1 लीटर आ रहा है, ये तो खाली हो जाएगा थोड़ी देर में। आप चाहते हो ये लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, तो इन्हीं 5 सेकंड में ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, 1.5 लीटर, कम निकालना पड़ेगा, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये इक्विलिब्रियम नहीं है। जब बढ़ना घटना शुरू हो गया, चेंज ऑब्जर्व होना शुरू हो गया, अब ये इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं यहां इस चैप्टर में, हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। थर्मो टेम्परेचर से रिलेटेड है, डायनेमिक यानी चेंज, यानी जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर के साथ जो चेंजेस हैं, अगर वो रुक जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, टाइम के साथ ये प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑब्जर्व, उनमें चेंज नहीं किया जाता कोई भी, तब वो स्टेट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं, सिस्टम इज सेट टू
हैव अटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अटेन करता है, ये हमेशा नहीं होता इक्विलिब्रियम में, कभी होता है कभी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अमोनिया कभी टूट के हाइड्रोजन नाइट्रोजन बना रहा होगा, अमोनिया कम हो रहा होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बढ़ रहे होंगे, ये स्टेट इक्विलिब्रियम की नहीं है। लेकिन वो स्टेट जब अमोनिया फिक्स हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिक्स हो गए, अब ये स्टेट इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो सिस्टम इज सेड टू हैव अटेन स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम when it show no further tendency to change its property with time। टाइम के साथ साथ ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। ये तो एक जनरल बात हो गई। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को जब हम डिवाइड करते हैं तो कई सारे टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो एग्जांपल अभी मैंने बताया था आपको, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम फोर्सेस से रिलेटेड हो गया और फोर्स एंड वर्क से रिलेटेड हो जाएगा, एंड थर्मल इक्विलिब्रियम दैट मींस टेम्परेचर से ये रिलेटेड हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कॉम्पोजिशन, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग जैसी एक स्टेट में है वैसे 10 मिनट के 5 मिनट के बाद भी होगी, टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आया। केमिकल इक्विलिब्रियम मींस कंपोजिशन ऑफ सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड। अमोनिया के एग्जांपल में नाइट्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन किसी एक गिवन टाइम में बिल्कुल फिक्स है, 2 सेकंड के बाद भी उतने ही रहेंगे, 4 सेकंड के बाद भी, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम है तो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी बाहर से हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, ना सिस्टम बाहर सराउंडिंग पर कोई वर्क कर रहा है। भाई दो चीजें हैं, अगर हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो सिस्टम भी कई बार हम पर वर्क कर सकता है। अब कार होती है, चलती है, उसमें इंजन है, इंजन वर्क करके हमें आगे पहुंचा रहा है ना, तो ये जो भी कुछ है वो मशीन है, वो वर्क कर रही है। या कई बार हम बाहर से सिस्टम कोई चीज घुमाते हैं, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होगा ना तो सिस्टम पर वर्क किया जा रहा हो ना सिस्टम वर्क कर रहा हो, सारी चीजें स्टेबल हो, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम इसमें हीट सप्लाई नहीं करेंगे। इसकी डिटेल है और हम डिटेल आगे करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की। और यानी हमने कोई सिस्टम है, हीट ना तो इसमें बाहर से डाल दी है और ना हीट हमने इससे निकाल ली है। ना इस सिस्टम ने हीट बाहर सराउंडिंग को दी है। होता है ऐसा, कोई सिस्टम बाहर सराउंडिंग को अपनी हीट दे सकता है और उसका खुद का हीट कंटेंट उसके कम हो जाते हैं। तो ये 3 टाइप के हमने इक्विलिब्रियम कंसीडर किए जिन्हें हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नाम दे देते हैं। अब इसके बाद ये तो रहा इक्विलिब्रियम। एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या जस्ट प्रोसेस। अगर हम जस्ट प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस हम किसे कहते हैं, कोई भी चीज जब होती है, यानी जब कोई भी चीज अपनी स्टेट चेंज करती है तो वो किसी प्रोसेस के जरिए करती है। कोई एक स्टेट ए में था, कोई स्टेट बी में पहुंच गया, तो कोई प्रोसेस हुआ होगा जो उसने अपने पैरामीटर चेंज किए हैं। तो यहां लेकिन हम सारे प्रोसेसेस की बात नहीं करेंगे, हम प्रोसेस की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। तो जब भी कोई सब्सटेंस या चेंज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, जब भी कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है और उसके पैरामीटर चेंज होते हैं, तो ये जो हम ऑपरेशन करते हैं, ये जो हम जो भी कुछ करते हैं वो कहलाता है कि ये प्रोसेस है। और अगर हम उसमें ध्यान रखते हैं सिर्फ पैरामीटर्स जो थर्मोडायनेमिक हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक
प्रोसेस कहलाता है। बहुत सारे प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैटेगराइज किए जाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को सबसे पहले अगर हम जस्ट डिफाइन करेंगे, तो जब भी कोई सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ये बोला जाता है। इसके जो टाइप्स हैं, यानी अगर हम कैटेगराइज करते हैं जस्ट कि कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे टाइप से ये कैटेगराइज किया जा सकता है। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। नंबर 1 ये होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। नाम से पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इनिशियल स्टेट थी मेरे पास, हमने कोई प्रोसेस करके इनिशियल स्टेट ए फाइनल स्टेट बी में पहुंचा दिया। प्रोसेस हो गया। अब अगर टेम्परेचर यहां T1 था, यहां भी T1, बाकी दूसरे पैरामीटर चेंज किए लेकिन टेम्परेचर सेम रखा। ये भी T1 था, ये भी T1 था। आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर, हीट नहीं, हीट अलग चीज है, टेम्परेचर की बात की है। हीट एंड टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज है। टेम्परेचर तो हम वो मेजरमेंट कर रहे हैं ना, यानी जो कोल्डनेस है किसी सब्सटेंस की, उसका मेजरमेंट है ये टेम्परेचर। तो यानी चेंज इन टेम्परेचर जीरो अगर है किसी सिस्टम में, तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा टी अगर जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर। बाकी पैरामीटर जरूर चेंज होंगे, ऐसा नहीं है। प्रोसेस हुआ है तो जरूर किसी एक आधे को हम रोक सकते हैं। जब भी कोई प्रोसेस होता है तो एक को चेंज करते हैं, 5-6 पैरामीटर हैं, एक को चेंज करेंगे बाकी दूसरे भी चेंज होंगे। किसी एक को लेकिन हम चाह सकते हैं कि कांस्टेंट कर लें, फिक्स कर दें। इसको बोलेंगे हम आइसोथर्मल प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट चेंज जीरो हो। एक इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी में पहुंचाया हमने इसे, ए को बी में पहुंचाने में हमने बाहर से हीट नहीं दी और इसने हीट बाहर एमिट भी नहीं की। बाहर से हमने इसको, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर में। हमने हीट इसको नहीं दी, इसने हीट बाहर नहीं दी। जो इसके हीट कंटेंट हैं, अपना कुछ है इसका, जिन्हें हीट कंटेंट में नाम दे रहा हूं, वो फिक्स हैं। वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहां इस स्टेज में आपको ये बात समझनी होगी। अभी हम आज की क्लास में यही कोशिश करेंगे किसी तरह से आप समझो। टेम्परेचर एक अलग चीज है, हीट एक अलग चीज है, और इसको क्लियर कंसेप्ट करके अच्छी तरह से पढ़ना है। ये प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी डेल्टा क्यू, कैपिटल या स्मॉल जो भी आप लिखना चाहो, जीरो रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस ये कहलाते हैं। एक प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो सेम, बार प्रेशर को बोलते हैं। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें हम प्रेशर चेंज ना करें लेकिन प्रोसेस हो फिर भी बाकी दूसरे पैरामीटर चेंज हों, टेम्परेचर चेंज हो जाए, हीट चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रेशर जो इनिशियल स्टेट में था वही फाइनल स्टेट में रहे। ऐसा कोई चेंज, ऐसा कोई प्रोसेस बोला जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। यानी डेल्टा पी, डेल्टा, और कई बार बहुत स्मॉल चेंज के लिए डीपी भी लिख देते हैं। डी डीपी ये कोई दूसरा वाला डीपी नहीं है, कभी आप इसे कुछ और ही समझो। डी
यानी बहुत स्मॉल चेंज जो हम कैलकुलस में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब मैं कहता हूं कि सपोज करते हैं मैं एक साल में मैंने पूरे 15 पेज पढ़े, सपोज करते हैं, तो एक सेकंड में कितने पेज पढ़े? एक साल में 15 पेज पढ़े तो एक सेकंड में तो नेग्लिजिबल होगा बिल्कुल, मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल अमाउंट बहुत। या बोला जाता है कि अगर मान लो किसी प्लांट में कोई फ्लावर 4 दिन में ब्लूम करता है, बड से फ्लावर बनने में उसे 4 दिन लगते हैं, तो 1/100 सेकेंड में वो कितना बढ़ेगा, वो बर्ड फ्लावर में कितना ग्रो करेगी? तो भाई ये तो हम अपनी आंख से तो देख नहीं पाते उसे, वो तो टाइम प्रोसेस है ना एक। तो लेकिन फिर भी चेंज होगा, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता तो वो 4 दिन में भी मल्टीप्लाइड बाई टाइम करते तो जीरो ही आता मैथमेटिकली। तो बहुत स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज को हम डी से रिप्रेजेंट, डेल्टा तो चेंज हो गया, बड़ा चेंज, डीपी, डेल्टा पी एंड डीपी, वेरी स्मॉल चेंज। तो ऐसे आप लिख दो, चाहे चाहे आप इसे ऐसे लिख दो। तो यहां पर हम डी क्यू लिख सकते थे, यानी कुछ भी हीट नहीं दी, बहुत थोड़ी सी भी हीट नहीं दी, ना ही थोड़ी सी हीट इसने बाहर दी। डी टी, ना तो इसने टेम्परेचर बढ़ाया ना टेम्परेचर इसने कम किया। तो एक प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस, और एक प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस को कहते हैं कि अगर वॉल्यूम सेम रहे, इनिशियल वॉल्यूम जो था फाइनल वॉल्यूम वही रहा, चेंज नहीं हुआ, डेल्टा वी जीरो आएगा, डी वी जीरो आएगा। स्मॉल, जब ज्यादा चेंज जीरो है तो स्मॉल चेंज भी जीरो होगा। हम क्या बोल सकते हैं यहां, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम चेंज जीरो होते हैं प्रोसेस में, बाकी पैरामीटर अपनी जगह चेंज होते जा रहे हैं। इसके बाद ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब कोई एक इनिशियल स्टेट ए से चला, बी में आ गया, बी से सी में आ गया, सी से डी में आ गया, डी से फिर वापस ए में, अपना जू का तू एज इट इज। अगर ये जू का तू वापस अपनी स्टेज में आ गया है, तब हम इस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी बहुत सारे, एक से ज्यादा प्रोसेसेस का सबमिशन होगा ये, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम रहेंगी। कम से कम 3 तो करने ही पड़ेंगे, एक ये किया, एक ये किया, फिर वापस आए, मिनिमम 3 तो करने ही पड़ेंगे आपको प्रोसेसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस कई सारे डिफरेंट प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है जो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर लौट कर आ जाता है। कुछ पैरामीटर्स इसमें चेंज हो जाएंगे, कुछ पैरामीटर्स इसमें चेंज नहीं होंगे। जैसे अभी हम स्टेट वेरिएबल की बात कर रहे थे जो चेंज नहीं होंगे, लेकिन कुछ, जैसे अभी हमने बिल्कुल एग्जाम्पल वही वाला बिल्डिंग वाला लेते हैं। एक बिल्डिंग है, 10th फ्लोर पे पहुंचना है इसे ग्राउंड फ्लोर से। अब साइक्लिक प्रोसेस की बात है, ये यहां जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आ जाए, फिर ऊपर चला जाए, फिर यहां पर आ जाए। ये साइक्लिक प्रोसेस ही, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं, ये यहां 10 से आके फिर ये वापस ग्राउंड पर आ जाए ए स्टेट में, तो साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इसने क्या किया, 1 से 3 पर गया, 3 से 1 पर आ गया, फिर ऊपर चला गया ये 5 पर, फिर 10 पर चला गया, फिर 8 पर आ गया, फिर 20 पर चला गया, फिर वापस 1 पर आ गया। ये साइक्लिक प्रोसेस है। जमीन से हाइट तो इसकी 0 रही, चेंज जहां से स्टार्ट किया था वहीं आ गया तो हाइट 0, लेकिन इसकी अपनी एनर्जी तो खर्च हुई है। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो चेंज होंगी इस साइक्लिक प्रोसेस में, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो चेंज नहीं होंगी।
वो बात की बात है, हम तो सिर्फ प्रोसेस पढ़ रहे हैं अभी के क्या है। एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ए से बन जाता है बी, जैसे भी अमोनिया का एग्जांपल दिया था, बी से वापस ए बन जाता है, रिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम अलग चीज है। रिवर्सिबल, ए से बी बन गया, बी से ए बन गया। इक्विलिब्रियम तब होगा जब ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होंगे, तब इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम के लिए, रिएक्शन के लिए सारी रिवर्सिबिलिटीज बराबर होना जरूरी है। रिवर्सिबल के लिए ऐसी कुछ कंडीशन नहीं है, ए से बी ज्यादा बन रहा है, बी से ए कम बन रहा है, तो बी बनता जाएगा, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन कॉम्प्लीशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर कॉम्प्लीशन पे नहीं पहुंचता। ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, जिस रेट से ए से बी बन रहा है उसी रेट से बी से ए बन रहा है। वही वाला एग्जांपल लो, 5 सेकंड में 50 मॉलिक्यूल बी के बन रहे हैं, उन्हीं 5 सेकंड में 50 मॉलिक्यूल ए के भी बन रहे हैं बी से, तो नेट चेंज तो जीरो रहा, यानी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हैं। ये चेंज होने को हो रहा है, अंदर मॉलिक्यूल ए से बी से ए में चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये वाला रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कहलाएगा। लेकिन सारे इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल होते हैं, सारे रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम नहीं होते। अगर आपको बोला जाए कि 5 सेकंड में 20 मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं, सेम 5 सेकंड में इसके 10 बन रहे हैं, तो धीरे धीरे तो ये खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा इधर प्रोडक्शन चल रहा है, इधर रिवर्स काफी चल रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल हो गया ना कि कोई एक आदमी रोज 1000 रुपए कमाता है और 1000 रुपए खर्च करता है, तो बैलेंस रहेगा उसका। लेकिन कोई एक आदमी 1000 रुपए खर्च करता है और कमाता 2000 रुपए, तो उसके पास धीरे धीरे डिपॉजिट होने उसकी अपने पास जमा होना शुरू हो जाएगा, और वो खर्च ज्यादा करता है, 2000 करता है, इनकम उसकी 1000 होती है, बाहर से उधार लेना पड़ेगा, बाहर से आएगा उसे। यानी एक टाइम अगर उसके पास मान लो पूरा बंडल भी रखा है नोट्स का, तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। मान लो 20,000 रुपए रखे हैं किसी के पास, अब उसके खर्चा 2000 रुपए रोज है, इनकम उसकी 1000 होती है, तो यानी 1000 रुपए हर दिन उसे उस बंडल में से लेने पड़ेंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे, स्टॉक जो है उसके पास, इनिशियल जो उसे गिवन था। यानी हम रिएजेंट की बात कर रहे हैं, जो इनिशियल रिएजेंट हमें गिवन है, तो धीरे धीरे वो कॉम्प्लीशन पे एक दिन ऐसा आएगा कि उसके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं होगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम कब होगा? जब जितना कमाता है, 20,000 रुपए है, 1000 रुपए कमाता है, 1000 खर्च करता है, वो 20,000 अपने जू के तू रहेंगे, उनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगा, ये इक्विलिब्रियम है। तो बड़े छोटे छोटे से प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन उस तरह से सोचा नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप इसे आराम से बैठ के फुर्सत से डेली लाइफ से सोच करके एग्जाम्पल्स अगर रख दोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह दिमाग में आ जाएंगे। ये सोचो ही मत हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप सीधे डेली लाइफ से उठाओ एग्जाम्पल, उठाओगे तो बिल्कुल आपको मिल करके सोचना डेवलप हो जाएगा। तो हम इसको बड़ी तेजी से क्विकली इनके एक बार डेफिनेशंस कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या है बता दी मैंने, सारी समझा दी है, जिसमें डेल्टा टी 0 होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डी क्यू 0 रहेगा। ट्रांसफर ऑफ सी हीट ना तो सिस्टम को मिलेगी, ना सिस्टम बाहर हीट देगा सराउंडिंग को, डी क्यू एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगा। और आइसोबारिक प्रोसेस की बात अगर हम करते हैं, प्रेशर डीपी 0 रहना चाहिए। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो इनिशियल था वही फाइनल रहे। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम से रिलेटेड है, जो आइसोकोर वर्ड हम यूज करते हैं। एंड साइक्लिक प्रोसेस किसे बोलते हैं? जिसमें हम
वापस अपनी उसी स्टेज में आ जाते हैं जहां से हम स्टार्ट किए थे, उसे बोला जाएगा कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में जो किसी की अपनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो जीरो रहेगी। एनर्जी जो खर्च हो रही है वो नहीं, चेंज की मैं बात कर रहा हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगी। इसको डिस्कस करेंगे हम। अपने एनर्जी कंटेंट इसके सेम रहेंगे। ये तब आपको समझ आएगी बात जब मैं इंटरनल एनर्जी आपको बता दूंगा कि क्या चीज है इंटरनल एनर्जी। एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अभी हम बात कर रहे थे प्रोसेस की जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वाला प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा। एंट्रोपी, एंथैल्पी वगैरह जब कर लोगे तब इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा आपको। तो इसको भी रहने दो क्योंकि इसमें कुछ टर्म ऐसे आ जाएंगे जो भी आपने नहीं पढ़े हैं। तो हम बात कर रहे हैं अभी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, हीट क्या होती है एंड वर्क क्या होता है। इंटरनल एनर्जी एक बड़ा सिंपल सा टर्म है। कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल से ही मिलकर के बना है। चाहे वो कोई केमिकल है, चाहे वो आयरन मेटल है, चाहे वो वुड है, वॉट एवर इट इज, वाटर है, या आप फूड लेते हो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है कोई भी सब्सटेंस। अब हम कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है। ये जो एनर्जी बोल रहे हैं ये बड़ा एक वास्ट टर्म है। वाटर का एक ग्लास भरा हुआ रखा है, उसी पर हम ध्यान देते हैं। अब एनर्जी इस वाटर में कौन सी एनर्जी, कैसी एनर्जी? एक दो एनर्जी नहीं है, बहुत बहुत सारी टाइप की एनर्जीज इस वाटर मॉलिक्यूल की हैं जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ पर हम ध्यान दे देते हैं, कुछ पर हम ध्यान नहीं भी देते। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूं कि 1 मोल वाटर ले लिया मैंने, 18 ग्राम वाटर ले लिया, उसको रख लिया। जो आप जानते हो बड़े आसानी से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना चाहिए। तोड़ने में एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, तो कुछ एनर्जी है जो इसमें स्टोर्ड है। यहां वो एनर्जी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ने बाहर निकाल दी थी। उतनी एनर्जी बाहर से अगर इसको दोगे तब ये बॉन्ड टूटेगा। छोड़ दो इसको, एक टाइप की एनर्जी हो गई। जो अपनी इसकी मॉलिक्यूल की कुछ एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी हो गई। ये मॉलिक्यूल कोई एक जगह रुका हुआ तो होगा नहीं, चलता रहेगा। वाटर मॉलिक्यूल रन कर रहा है, टकराएगा, वापस इधर आएगा, जिग जैग ब्राउनियन मोशन करेगा ये, या और कोई से मोशन करेगा। जब ये मोशन कर रहा है, चाहे ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, और चलते चलते ये वाटर मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है तो कुछ ना कुछ रोटेट भी करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हाइड्रोजन चल रहा है तो सीधा सीधा ऐसे ही चलेगा। ये कुछ ना कुछ रोटेशन भी करता रहेगा। बॉल जैसे चलती भी है और स्पिन भी होती है साथ के साथ। तो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ कुछ ना कुछ रोटेशन भी होते हैं। जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड्स में, बॉन्ड एक बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस पर नहीं होता, स्प्रिंग की तरह से बिहेव करता है बॉन्ड। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड लगा हुआ है ये स्ट्रेच कर जाता है और कंप्रेस कर जाता है। पहले ये स्ट्रेच करके बड़ा हो जाएगा, कंप्रेस, स्ट्रेच, कंप्रेस, स्ट्रेच, कंप्रेस। तो ये एवरेज बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, जो भी हम लेते हैं। खिंचता रहता है, इलास्टिक सा होता है कुछ, ये सोच सकते हो। और स्प्रिंग को ऐसे करके हम छोड़ देते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, और मैंने इसको दबा करके छोड़ दिया तो ये इस तरह से हाइड्रोजन यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, फिर ये वापस आ जाएगा। जैसे एक बिल्कुल टिन की पत्ती लेकर आपने दबा के उसे छोड़ दी तो वो बड़ी तेजी से वाइब्रेट करती है। ये काम भी होते हैं मॉलिक्यूल में। हमें उनसे मतलब नहीं होता यूजुअली, वो तो इंटरनल एनर्जी बतानी पड़ रही है इसलिए हम कर रहे हैं। वाइब्रेट भी करता है मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल इस तरह से सॉलिड स्टेट में भी अगर है तो अब वो मूव तो करेगा नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगा, लेकिन अपनी मीन स्टेट के इधर उधर वाइब्रेशन करेगा। हर टाइप के पॉसिबल मोशन जो भी आप सोच सकते हो वो किसी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं। होने के बाद वो किसी एनर्जी के कारण ही होंगे। काइनेटिक एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल तभी चलेगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे ज्यादा तेज चलेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और तेज दौड़ेगा। हाफ mv² के अकॉर्डिंग वेलोसिटी मॉलिक्यूल की बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गैसेस थ्योरी में आपने पढ़ी है बात। तो एनर्जी जो बढ़ रही है वो सारे टाइप, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ रही है, रोटेशनल एनर्जी बढ़ रही है। तो कोई एक मॉलिक्यूल जो एनर्जीज पोजेस, अभी तो हमने सोची नहीं, अभी इसमें ऑक्सीजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम में ये न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को बांधे रखने वाली फोर्सेस भी हैं। कुछ एक एनर्जी है जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, जो बिल्कुल इनर्ट पड़ी रहती है, उसको यूज नहीं करते, तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किए जाते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो बाइंड है कहीं न्यूक्लियस में, उसे हम सोच ही नहीं रहे हैं, जरूरत भी नहीं पड़ती है हमें। यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन की आपने पढ़ा है किसी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब एटम की तो एनर्जी है, वो एटम का ही तो हिस्सा है इलेक्ट्रॉन। तो आप सोच नहीं सकते कितने टाइप की एनर्जीज होती हैं। इंटरनल एनर्जी इन सारे पॉसिबल काइंड की एनर्जी का सम होता है। किसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी? जो भी आप एनर्जी सोच सकते हो किसी मॉलिक्यूल की, जो भी ट्रांसलेशनल एनर्जी है, बॉन्ड की एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, न्यूक्लियस की एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, एक्स वाई जेड एनर्जी है, सारी पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज का सम इंटरनल एनर्जी कहलाती है। और खराब बात यह है कि हम इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर सकते। और यह खराब बात अच्छी बात तब बन जाती है कि एब्सोल्यूट वैल्यू की हमें जरूरत भी नहीं है। बड़ी कंसेप्चुअल बात है ये। अभी स्टेट फंक्शन से, पाथ फंक्शन से, सबसे रिलेटेड हो जाएगी ये। अगर आप सोचने वाले हो, एनालाइज करने वाले हो, दिमाग चलाने वाले हो, तो बड़ी सोचने की चीजें हैं। मैंने दो बातें बोली, हमारे लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट 100% जो है उसकी एक्चुअल वो निकाल लें। नहीं निकाल पाएंगे कभी। अच्छी बात यह है कि हमें जरूरत भी नहीं है। फिर ये बार बार क्यों कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी? हमें जरूरत है चेंज जानने की। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब कोई चीज जाती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है, ये हमारे काम का पैरामीटर है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसके पास एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है। दो इंसान हैं, बस उनका स्टेटस का अंतर ही काफी है। हर लेवल पे ये स्टेटस का अंतर चलता है। एक के पास कोई एक्स गैजेट है, मोबाइल लेते हैं, आजकल मोबाइल चल रहे हैं खूब। एक के पास बेचारे का किसी पुराना सैमसंग है, और एक के पास बढ़िया वाला एप्पल शेप्पल है कुछ। ये अंतर आ गया। लेकिन ये एप्पल वाला कुछ बॉन्ड बन गया क्या? इससे भी बड़ी बड़ी चीजें दुनिया में पड़ी हैं बहुत सारी, तो वो अंतर आ गया। एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है जिसके पास ये दुनिया में करोड़ों लोगों से ज्यादा बेटर हो सकता है ये, लेकिन यहां इसके रेस्पेक्ट में तो ये कंपेयर किया जा रहा है। सो कॉल्ड एक स्टेटस लेकर के हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम जस्ट, हालांकि ये इस तरह से सोचना ठीक नहीं है, गलत है। मैं लेकिन हम, क्योंकि वो थिंकिंग पैटर्न उसी तरीके के हैं, तो मैं वही एग्जांपल दे करके बता रहा हूं। हमारे पास कोई स्टेट ए है, स्टेट बी में ये पहुंच गया मॉलिक्यूल या सिस्टम, इसके सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए। अब इसकी इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट मुझे नहीं पता है।
लेकिन जो भी पता है वही इसके लिए मैं मालूम कर लेता हूं, इसकी E1 या EA एंड EB। ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ग्रॉसली हमने कर ली कुछ चीज को रेफरेंस मानते हुए। तो अब मुझे चेंज निकालना होगा, डेल्टा E विल बी इक्वल टू EB माइनस EA। ये चेंज हमारे काम का है, अंतर कितना है दोनों में, ये है मेन बात। तो इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? किसी भी सिस्टम की सारे पॉसिबल काइंड की एनर्जीज का सम इंटरनल एनर्जी कहलाता है। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, यूज बड़ा एक्सटेंसिव है। किसी की भी इंटरनल एनर्जी एब्सोल्युटली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम चेंज पता कर सकते हैं। हम किसी भी इंटरनल एनर्जी का चेंज मालूम कर सकते हैं। कब मालूम करेंगे चेंज? जब कोई प्रोसेस होगा, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी, तब हम चेंज मालूम करेंगे। तो इतनी बात हो गई, इसमें कुछ डाउट अगर है तो पूछो। अगर हम इसको सोचते हैं तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना भाई। मटेरियल है मेरे पास, मॉलिक्यूल की संख्या कम है, कम मोशन हो रहे हैं, कम एनर्जीज है, बाहर से मैंने ऐड कर दिए, ऐड कर दिए तो एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी मास पर डिपेंड करेगी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ये। और स्टेट पर डिपेंड करती है। स्टेट इसकी कोई एक पट इंटरनल एनर्जी, मैं एनर्जी यूज्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो सीढ़ी पे आदमी चढ़ा था ऊपर नीचे कभी कहो, वो तो चेंज हो रही थी। वो एनर्जी जो वो इस्तेमाल कर रहा था भाई, उसकी बात हो रही थी। ये उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है यहां पर। तो दोनों चीजों में अंतर है। कई बार मैं एग्जाम्पल जो देता हूं उसे आप कहीं और पे लिंक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि एक आदमी ऊपर चढ़ा फिर नीचे आया, उसकी एनर्जी कई बार ज्यादा यूज हुई, कई बार कम यूज हुई। वो तो यूज होने की बात है, इंटरनल एनर्जी अलग चीज है। जो उसके अपने कंटेंट हैं, एनर्जी कंटेंट किसी मॉलिक्यूल के, वो उसके मास पर डिपेंड करते हैं। और स्टेट फंक्शन है, सीधी सी बात है, स्टेट प्रॉपर्टी है। यानी जो अगर मैं सारे पैरामीटर फिक्स कर देता हूं इसके, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड अदर थिंग्स सारी कर दी, तो ई फिक्स हो गया, इसका चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी अब चेंज नहीं हो सकती है, कहीं से भी घुमा फिरा के लाओगे आपने इसको। स्टेट इसका प्रोसेस किया, बी स्टेट में ले गए, बी से सी में ले आए, सी से फिर वापस ए में ले आए, तो फिर एनर्जी वही हो जाएगी जो ए की अपनी एनर्जी होती है। उन्हीं पैरामीटर्स पर लाए जिन पैरा ए पर लाने का मतलब वही टेम्परेचर, वही प्रेशर, वही वॉल्यूम, वही नंबर ऑफ मोल्स पर वापस ले आए, तो इंटरनल एनर्जी उतनी निकलेगी जितनी थी। तो ये एक स्टेट प्रॉपर्टी है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम करते हैं इंटरनल एनर्जी की, तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और दूसरा ये एक स्टेट प्रॉपर्टी है। तीसरी बात अभी मैंने बताई, किस पर डिपेंड नहीं करेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। किसी भी पाथ से ये पहुंचे, इसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही रहेगी। ए से बी, बी से सी, सी से वापस ए, इनिशियल एनर्जी इसकी ई ए थी। एक प्रोसेस हुआ, दूसरा प्रोसेस क्या किया? ए से एक्स बनाया, एक्स से वाई बना दिया, वाई से जेड बनाया, जेड से कोई के बना दिया, के से फिर वापस ए बनाया, तो इंटरनल एनर्जी ई ए ही निकलेगी। दो पाथ अलग अलग किए हैं, ये घूम फिर करके इधर से, लेकिन पहुंचा वहीं पर, शाम को वापस घर ही पहुंचा। ये किसी और दूसरी जगह घूम फिर कर वहीं आया वापस, तो इंटरनल एनर्जी वही सेम रहेगी। वही बात हो रही है, change in internal energy does not depend on the path by which the final state is reached। इस पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी अगर हम साइक्लिक प्रोसेस भी करते हैं, ये पाथ बड़ा है, ये पाथ छोटा है, इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो रहा ना,
EA जो था पूरे पाथ के बाद भी, यानी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, 0 आता है। अभी लिखा भी था हमने थोड़ी देर पहले। क्लियर हो गई ये बात? ये इसके अलावा किसी की अपनी इंटरनल एनर्जी, किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन हो सकती है। लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, या आइडियल गैस है, या गैस है कोई गैसियस सिस्टम की, क्योंकि हम बात करेंगे तो ज्यादा इंसिस्ट इसी पर किया जाएगा, सॉलिड एंड लिक्विड की बात नहीं करेंगे चैप्टर में। गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो वर्क करेगी गैस, या उस पर वर्क होगा, वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा या प्रेशर हाई हो जाएगा, तो इसलिए गैस की बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये बात ट्रू सबके लिए है। किसी गैस की अपनी एक इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी अगर एक फिक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस इंटरनल एनर्जी फिक्स है, पूरी बात बतानी पड़ेगी। इतने मास की, इतने नंबर ऑफ मोल्स की, इतने वॉल्यूम की, इतने प्रेशर पर इंटरनल एनर्जी EA आ गई, ये है बात पूरी। अगर मैं कहता हूं कि O2 की इंटरनल एनर्जी इतनी है, तो ये बड़ी अधूरी सी बात है, हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी। O2 की इंटरनल एनर्जी 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर लेकर, 20 ग्राम लेकर, एक्स प्रेशर रख करके, सारे पैरामीटर फिक्स करके, अब इतनी इंटरनल एनर्जी, ये है करेक्ट बात। अब ये फंक्शन किसका होती है? टेम्परेचर का। इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो आप जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? एक पैरामीटर चेंज कर दिया ना, पैरामीटर चेंज कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन बढ़ जाते हैं। मोशन बढ़ने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, रोटेशन बढ़ जाते हैं, वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। रोटेशन वाइब्रेशन बढ़ेंगे, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं, तो ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। टेम्परेचर के साथ साथ ये चेंज होना शुरू हो जाएगी। और डेफिनेटली किस चीज पर डिपेंड करती है? ये क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। ये मटेरियल में कितनी ज्यादा क्वांटिटी है, मास ज्यादा है, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करे। केमिकल नेचर से क्या मतलब है? बॉन्ड, बॉन्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है। प्रेशर पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पर, ये सारे पैरामीटर्स हैं, इन पर डिपेंड करेगा। लेकिन आइडियल गैस के लिए, आइडियल जो कि बस आइडियल ही है, इमेजिनेशन में है हमारे, आइडियल गैस के लिए डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पर, बाकी चीजों से इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। डेफिनेटली क्वांटिटी से तो होगी। एक ये पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया आपको डिटेल के साथ। जो यूनिट लेते हैं हम इंटरनल एनर्जी की, बहुत सारी यूनिट्स ले सकते हो, लेकिन जो CGS यूनिट आप लेते हो वो लोगे आप अर्जस में, और SI यूनिट आप जूल में लिखोगे। आपने पढ़ भी रखा होगा, पहले भी पढ़ा है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the raise 7 अर्जस। तो यूनिट हम इसकी डिसाइड कर सकते हैं। एक बात ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई। इसके साथ साथ हम और क्या सोच सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सारी बात मैं बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं। इंटरनल एनर्जी का चेंज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसकी नहीं बता सकते। इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट नेसेसरी। ये तो अच्छी बात नहीं थी कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या हो गई कि जरूरी भी नहीं है। टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हमें क्या चाहिए? चेंज चाहिए बस। हमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट की एनर्जी का अंतर चाहिए बस। एक इनिशियल स्टेट मेरे पास है, अब वो कुछ भी है, एक A रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट B है,
या अगर फिजिकल प्रोसेस है तो इनिशियल स्टेट ए, फाइनल स्टेट बी। इसकी एनर्जी ई फाइनल है, इसकी एनर्जी ई इनिशियल है। तो जो डेल्टा ई आएगा, चेंज इन एनर्जी जो आएगा, वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि बाद की एनर्जी ज्यादा है या बाद की एनर्जी कम है। ये एनर्जी का स्केल है, ये एक्सेस है। इस एनर्जी में मान लो रिएक्टेंट यहां से चला, रिएक्टेंट ए था, और फाइनल इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि ई फाइनल ज्यादा है। ई फाइनल अभी अगर ऐसे है, ई इनिशियल कम है, तो यहां से यहां तक बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसकी अपनी एनर्जी है कम है, प्रोडक्ट बनाने में इसे एनर्जी लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। वैल्यू क्या आएगी? अभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एक और स्टेज हो सकती थी चेंज की, ये ए बी में, ए प्रोडक्ट में ही चेंज हो रहा है लेकिन ए की एनर्जी ज्यादा है, एंड प्रोडक्ट जो बना उसकी एनर्जी कम हो गई, ये एनर्जी का स्केल हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ गई। तो ई इनिशियल, ई फाइनल, ई फाइनल कम है, ई इनिशियल ज्यादा है, तो जब मैं करूंगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो अब ये वैल्यू सपोज करते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, फाइनल ज्यादा हो गया, फाइनल कम हो गया सॉरी, और इनिशियल ज्यादा हो गया, तो ये वैल्यू तो डेल्टा ई की नेगेटिव में आ गई भाई। तो कभी वैल्यू ये नेगेटिव आएगी, कभी वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे ध्यान रखना है आपको। अब मैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन अगर आप सोचो तो सोच सकते हो, इसको बाहर से हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसमें ये फाइनल की एनर्जी कम है, इनिशियल की एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी निकल जाएगी। तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो सकती है, वैल्यू इसकी नेगेटिव हो सकती है। इंटरनल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। ये एक पार्ट हुआ जो हमने किया। तो आज के लिए तो हम इसको इतना ही रख रहे हैं, क्योंकि हीट एंड वर्क इसके बाद का टॉपिक है, वो अगर मैं शुरू करा दूंगा तो वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मेन थर्मोडायनेमिक्स ही वही है। तो जितना भी बेसिक पार्ट हुआ था इस चैप्टर का, है इस चैप्टर का, वो हमने कर लिया। अब हम मेन थर्मोडायनेमिक्स पर आएंगे। हीट एंड वर्क हम कल की क्लास में करेंगे, इसको डिस्कस करना है। Thank you very much and good luck. Have a nice day.